मेरे पास ही फिर आ जाएगी फिर। एक मिनट। इसका कितना टाइम रहेगा राशिद भाई? अच्छा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वेब थ्री हम इन आएंगे। ये सज़ा खाई है और वेब थ्री यूज़र गाइड है बेसिकली। इसके अंदर वेब थ्री का एक्शन वगैरह और कुछ टेक्निकल टर्म्स का जिक्र किया गया है, और साथ ही उसके ताकि हम वेब थ्री के इंटरफेस के तो वेब थ्री के साथ थोड़ा सा खेल सके, अंडरस्टैंड कर सके कि मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस वेब एवोल्यूशन को डिस्कस करें, तो जो वेब वन है, वेब टू और वेब थ्री है, उसमें जो फ़र्क है वो इस डायग्राम किया हुआ है कि वेब वन जब आया था तो बिल्कुल रीड ओनली एचटीएमएल के पेजेस होते थे, उसमें कोई इंटरेक्शन कुछ भी नहीं था। और वेब टू ने आपको और राइट की जो है वो सहूलत फराम की कि आप ना सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते हैं बस, बल्कि उसको एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। और वेब टू के तो बेतहाशा प्लेटफॉर्म आपके सामने है, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है और बहुत कुछ है। अच्छा, वेब थ्री उसके बाद इवॉल्व हुआ, और वेब थ्री ने एक आपको एक्स्ट्रा फीचर दिया, और वो है ओनरशिप का, कि आप वेब थ्री के ऊपर कोई भी जो आपका डिजिटल एसेट है उसको आप ऑन कर सकते हैं, उसकी ओनरशिप आपके पास है। अब ये ओनरशिप कैसे पॉसिबल हुई, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आप लोग इस टर्म को भी नोट कर लें कि हाउ वेब थ्री प्रोवाइड्स द ओनरशिप। ठीक है। देखिए, वेब वन सिर्फ रीडिंग थी, वेब टू रीड एंड राइट था। यू कैन अपलोड वीडियोस, फेसबुक के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो आपका उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो चीज़ आपकी उठकर वेब यूट्यूब के सर्वर्स पे चली जाती है, और यूट्यूब क्योंकि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो वो आपकी वीडियो को मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, और वो किसी भी टाइम उसको डिलीट कर सकती है, उसको रिमूव कर सकती है। इस तरह कोई भी पिक्चर आप फेसबुक के ऊपर जब अपलोड करते हैं तो फेसबुक इज़ अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, तो वो फेसबुक भी आप बेसिकली फेसबुक ही ऑन कर रहा होता है आपके सारे कंटेंट को। तो वेब थ्री ने ये एक ऑनरशिप का फीचर दिया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेब थ्री के फाइल सिस्टम या अगर आप लोड करेंगे तो वो आप ही उसको ऑन करेंगे। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, ये ब्लॉकचेन की बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उससे ये चीज़ें पॉसिबल है। अब इसमें भी देखें, यही बताया जा रहा है कि वेब थ्री गिव्स पीपल प्रॉपर्टी राइट्स, द एबिलिटी टू ओन अ पीस ऑफ द इंटरनेट। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है कि वेब वन के कौन से प्लेटफॉर्म है, टू के कौन से हैं, थ्री के। देखिए, नोट कर लें थ्री के प्लेटफॉर्म्स, और इन सबको ना आपने सर्च आउट करना है। इसमें फोल्ड है, एक्जी है, रेले है, नीचे आपका फ्लो और इथेरियम, बिटकॉइन, मुख्तलिफ आपको लेयर्स मिल रही हैं। ठीक है। नीचे बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन है, उससे ऊपर प्रोटोकॉल लेयर है। ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर आती है, और उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन लेयर है। तो आपका जो जब भी आप एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो इन्हीं लेयर्स के थ्रू जो है वो बिल्ट होती है। अगर आप प्रोटोकॉल लेयर्स की बात करें, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, तो हम सब जानते हैं कि क्लाइंट सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे होते हैं। और इसी तरीके से अब वेब थ्री में क्या यूज़ हो रहा है, बिट, इथेरियम और उनके प्लेटफॉर्म। इस इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के ऊपर आए तो वेब वन पे तो नहीं है, वेब टू पे AWS है जिसके ऊपर आप डिप्लॉय करते हैं, शॉपिफाई है, बहुत सी एग्जांपल वेब टू की। और वेब थ्री में पॉलीगॉन, वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जो वेब जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक लेयर टूज के नाम से जो है लेयर टू एक बिल्ड हुई हुई है, वो एज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होती है, और उसके ऊपर फिर वेब थ्री पे मुख्तलिफ। तो ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, चैट पे देख लीजिएगा,
और राशिद भाई ज़रा देख लीजिए अगर किसने हैंड रेज किया हो, क्योंकि जब मैं स्लाइड डिस्कस करूँगा तो ये चीज़ें मेरे सामने विजिबल नहीं होंगी, तो अगर क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता दीजिएगा बीच में। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वेब थ्री का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि वेब थ्री इज लाइक इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। ये देखें, अगर कोई भी चीज़ किसी के ऑनरशिप में अगर होगी तो वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, मिसाल के तौर पर AWS है, वो एक सेंट्रलाइज क्लाउड है, ठीक है। AWS उसको कम्प्लीटली ऑन करता है। तो अगर आपने किसी की ऑनरशिप को, मतलब एक किसी अथॉरिटी को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आपको सेंट्रलाइजेशन से निकल कर किसी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की तरफ जाना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो वेब थ्री बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है, और ये है कि ये नोड या कोई एक शख्स इसको ऑन नहीं करता, बल्कि मल्टीपल नोड्स और मल्टीपल लोग इसको ऑन करते हैं। तो इस तरीके से आपने जो पावर है वो हंड्रेड ऑफ नोड्स और हंड्रेड ऑफ ऑनर्स ऑफ दैट नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो दैट्स हाउ इट इज डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर, क्योंकि इसने आपको ऑनरशिप का फीचर प्रोवाइड करना है कि जो चीज़ आपकी है उसको आप ही ऑन करें। तो उसके लिए जो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है। उसके बाद इट इज़ अ परमिशनलेस, कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, किसी के लिए लिमिट नहीं है। अब जिस तरह सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो उन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो एक सर्टन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वेब AWS को आप यूज़ करें, उसके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, तो आपको शुरू में तो आप अकाउंट बनाएंगे तो 12 मंथ का फ्री टायर मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो दे आर इन द कंट्रोल और कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और वो ही परमिशन देते हैं, तो आप अगर कोई भी सर्विसेज यूज़ करेंगे जो कि आपके पैकेज के अंदर नहीं होगी, तो दे हैव अ फुल अथॉरिटी टू डोंट अलाउ यू टू यूज़ दैट। सो दे, वो अब परमिशन एक सिस्टम है। तो वेब थ्री क्योंकि इसमें अथॉरिटी और वो वैसे आपने डिसॉल्व कर दी है, तो डिसेंट्रलाइज, तो ये परमिशन लेस है। इसमें कोई भी शख्स और कोई भी नोड पार्टिसिपेट करती है, यूज करती है, तो वो उसको ओपनली यूज कर सकती है। हैज नेटिव पेमेंट्स, इट क्रिप्टोकरेंसी फॉर स्पेंडिंग इज न्यू। अब वेब थ्री का सिस्टम डिजाइन इस हुआ है कि ये एक डिजिटल करेंसी को जो है वो एक वजूद बख्शता है। तो मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज हैं, क्योंकि ये इसका एक नेटिव पार्ट है। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें, तो ब्लॉकचेन के अंदर जो नोड्स पूरे डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर को खड़ा करती हैं, वो उस खड़ा करने की एक खास फीस लेती हैं, एक खास है जिसे हम डिजिटल करेंसी, जो उसको अदा करते हैं डिजिटल करेंसी फॉर्म में होता है, और उसको वो कहते हैं बिटकॉइन। जो बिटकॉइन है, नोड्स का रिवॉर्ड है उस सारे प्लेटफॉर्मों। इसी तरीके से जो इथेरियम का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर मुख्तलिफ नोड्स जो डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करते हैं और उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, मुख्तलिफ डी एप्स बनाते हैं। तो जिन्होंने वो आर्किटेक्चर किया है, वो आपसे उस चीज़ की फ्यूलिंग प्राइस या फ्यूल प्राइस लेते हैं, या एक अमाउंट लेते हैं, और वो अमाउंट जो है आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर होती है। और इसके केस में इथर जो है उनका इथर उनकी करेंसी है। हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे ये करेंसी जो है क्रिएट कैसे होती है, और किस तरीके से मुख्तलिफ नोड्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स को रिजॉल्व करती हैं। ब्लॉक्स के रिजॉल्व करने के बाद उनका एक रिवॉर्ड मनी होता है जो कि वो ब्लॉकचेन के अंदर लिखती हैं। और वेब थ्री जो है वो ट्रस्टलेस है। वेब थ्री का बेसिकली जो मेन मोटिव है वो है ये कि जो सेंट्रलाइज बॉडीज हैं बीच में, उनके ऊपर हम ट्रस्ट करना छोड़ दें। देखें, वेब थ्री या ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो वो कब आपका सामने आता है कि जब आपका 2008 का रिसेशन होता है और नाकामोटो एक वाइट पेपर लिखता है, और उसकी बेसिस ये होती है कि जो पैसा
यानी कि जो आपकी बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन की वो एप्लीकेशन है जो फाइनेंसेस से जिसका ताल्लुक है, जो कि फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, ठीक है। इथेरियम ब्लॉकचेन की एक सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसने बिटकॉइन को लिखा इस अंदाज में कि यार हमें ऐसा एक डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर खड़ा करना चाहिए कि जिसमें हम उस आर्किटेक्चर के ऊपर ट्रस्ट करें, ना कि हम किसी सेंट्रलाइज्ड मैन मेड और सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर ट्रस्ट करें, जैसे कि इस केस में सेंट्रल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं। तो उसके पेपर के अंदर फिर उससे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज, क्रिप्टोग्राफी और मुख्तलिफ अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए उसने एक आर्किटेक्चर बिल्ड किया जो कि एक ट्रस्टलेस आर्किटेक्चर था, जो कि एक ऐसा कंसेंसस का मैकेनिज्म उसने डेवलप किया कि जिसमें हमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर जो है ना कह लें कि बिलीव हमारा या उसके ऊपर कह लें कि अथॉरिटी की हमें ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, आप देखें अब ये सेंट्रल अथॉरिटी की अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें उसके बाद हम आगे चलेंगे क्योंकि ये आगे फिर कंफ्यूज करेगा कि जस्ट आप कंसिडर करें बैंक को। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बिटकॉइन को सामने रख के कर रहा हूँ, और बिटकॉइन यू कैन से इट इज अ मोर सिंपल ब्लॉकचेन देन इथेरियम। सो अगर बिटकॉइन को आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इथेरियम को अंडरस्टैंड करना आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, अब बिटकॉइन जो है वो एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, आपको जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत कब पड़ती है, मिसाल के तौर पर हम बैंक्स की जरूरत हमें कब पड़ती है कि हम जब किसी के तरफ बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक अकाउंट से पैसे निकल कर दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, दूसरे अकाउंट से पैसे निकल कर तीसरे अकाउंट में जा रहे हैं, तीसरे से पहले भी आ रहे हैं। तो ये जो पीछे मनी ट्रेल है और किसके पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है, ये बैंक के लेजर के अंदर महफूज रहता है। और हम बेसिकली उस लेजर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि जिसके ऊपर बैंक अथॉरिटी बैठी है, और बैंक श्योरिटी देगी कि इस लेजर के अंदर कोई भी चीज जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये अथॉरिटी बेसिकली आपको बैंक्स दे रहे हैं, ठीक है। अब जो लेजर है वो आप उसका एक बिल्कुल एक कोर्स आइडिया अगर आप उसको समझें, मतलब एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज पे, तो आप समझे कि वो एक एक्सेल शीट मेंटेन हो रही है कि एक अकाउंट में इतने पैसे हैं, उससे नीचे अकाउंट में उसने ट्रांसफर किए तीसरे बंदे को, तो अब उसके अकाउंट में इतने पैसे चले गए, मतलब एक ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन आ गई, उससे आगे अगली ट्रांजैक्शन ए ने बी को ट्रांसफर किए, एक और ट्रांजैक्शन आ गई। अब मिसाल के तौर पर जो लेजर है वो डिलीट नहीं हो सकता, मतलब लेजर में कोई ट्रांजैक्शन आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर एक ट्रांजैक्शन हुई कि आपने एक एक ए अकाउंट से ट्रांसफर कर दी बी अकाउंट में, आपने ट्रांजैक्शन लिख ली, फॉर सम हाउ सम टेक्निकल रीजन वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई, तो आपने जो ट्रांजैक्शन लिखी है उसको आप काटते नहीं है, बल्कि उसके नीचे एक और ट्रांजैक्शन आती है जिसमें वो आपको पैसे रीइंबर्स हो जाते हैं। ये आप लोगों ने आप मतलब बहुत से लोगों ने आप में से आइडिया भी किया होगा, आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, हबीब बैंक की, मुख्तलिफ बैंक्स की, तो उसमें अक्सर आपको जब रिवर्सल बाज आता है तो आपको वो आपकी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर नजर आ रहा होता है कि ये कटे थे और ये वापस हो गए थे, ठीक है। तो जो लेजर है वो रीराइट नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो लेजर है कि ये चेंज नहीं होगा, इसकी अथॉरिटी आप बैंक आपको देता है। तभी आप जब भी कहीं अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मनी ट्रेल है वो बेसिकली बैंक की स्टेटमेंट से वेरिफिकेशन उसकी हो रही होती है, ठीक है। तो नागामोटो ने ये आइडिया दिया और उसने कहा कि यार ये जो एक तो वी नीड टू कीप दैट लेजर, कि एक लेजर मेंटेन हो और वो लेजर सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखे, और लेजर मेंटेन करना इज नॉट एन इशू, ठीक है। लेजर इज सिंपल डेटाबेस जो कि आप मुख्तलिफ छोटा सा कोड लिखे तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन उसको ट्रस्टलेस बनाना, उस पे कंसेंसस लोगों का लाना कि वो किस तरीके से कोई भी जितनी भी नोड्स हैं, मिसाल के तौर पर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना कि डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, मतलब कि मुख्तलिफ नोड्स उसका पार्ट है, ठीक है, और हर नोड के ऊपर वो लेजर इस वक्त डिप्लॉयड है, ठीक है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म
डेवलप करना कि कोई भी नोड उस लेजर को चेंज ना करे, क्योंकि आप किसी नोड को पकड़ तो सकते नहीं है ना। मतलब मेरे अब सिस्टम में, मेरे लैपटॉप पे, मतलब मैंने एक सर्वर लगाया, उसके अंदर मेरे पास डाटाबेस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन मौजूद है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैंने उसको चेंज नहीं करना, उसने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि बेशक वो लेजर हर सिस्टम, हर नोड के ऑनर के सिस्टम पे मौजूद है, उसके सर्वर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद कोई भी नई ट्रांजैक्शन आती है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, से कंसेंसस का डेवलप करेगा कि जिसमें एक ट्रांजैक्शन लिखनी है। तो अब देखिए बैंक के केस में क्या है, बैंक के केस में ये है कि आपने एक ट्रांजैक्शन लिखी, बैंक इज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, तो वो ही उसको वेरीफाई करेगा, अच्छा यार ट्रांजैक्शन लिख दो, ठीक है, ये ओके है, ठीक है। लेकिन हम अभी बात करें डिसेंट्रलाइज, मिसाल के तौर पर डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर के अंदर एक छोटी ब्लॉक के अंदर 100 नोड्स है, ठीक है। तो अब वो कैसा मैकेनिज्म हो कि एक जो एंट्री आप लिख रहे हैं वो सारी नोड्स उसको पहले कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है, और ये हम अपने लेजर पे सब ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगी, उस एक्नॉलेजमेंट को बेसिकली कंसेंसस करते हैं कि 100 की 100 नोड्स कैसे मान जाएंगी कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है और यही हमने लेजर के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो अब समझ रहे हैं कि ये बहुत से इश्यूज थे कि जो उसने नाकामोटो ने अपने पेपर्स में हल किए, कि पहले कि एक तो डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, मल्टीपल नोड्स, और उन सब के पास लेजर मौजूद होगा, वो लेजर जो है वो सारी नोड्स मेंटेन करेंगी, और हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि कोई भी नोड जो है उस लेजर के अंदर कोई भी चीज बदल ना सके। और फिर तीसरी चीज ये कि जब भी कोई नई एंट्री होगी तो उसकी वेरिफिकेशन का मेथड भी हो, और अलोंग विद दैट के जब वो वेरीफाई हो जाए तो तमाम नोड्स उसको एक्सेप्ट करें, उस पे कंसेंसस पे आए कि हाँ जी ये वाली ट्रांजैक्शन वैलिड है, और इसको हम सब नोड्स अपने लेजर पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ओवर कैप था बिटकॉइन का इसके साथ साथ। तो मुझे बता दीजिएगा कि जहाँ पे थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाए या जो कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, और मुझे ये भी बता दें कि मेरी आवाज़ अगर क्लियर है। राशिद भाई? जी, आवाज क्लियर है आपकी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये वो मसले हैं कि जो इस ब्लॉकचेन को डिज़ाइन करते हुए जो उसने वाइट पेपर लिखा उसमें उसने उसको हल किया। अब हम इसकी डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करता है कि जिससे आपकी तमाम नोट्स कंसेंसस में भी आती हैं, तमाम नोट्स के ऊपर ऊपर जो लेजर है वो विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो अपडेट भी होता है और मेंटेन भी रहता है, और नोड उस लेजर के अंदर चेंजेस नहीं आ सकती। जैसी वो चेंजेस लाती है तो वो नोड जो है आपकी फ्रॉडुलेंट नोड होकर उसको नेटवर्क से आप मतलब एग्जिट किया जा सकता है, उसको अनसिंक किया जा सकता है, ठीक। इसमें बहुत सी मैंने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हुए यूज़ की हैं, तो आप लोग बेशक उसको नोट कर लें, और वो नेक्स्ट टाइम जब अगले सेशन में बैठेंगे तो उसकी थोड़ी सी जो है वो आपने सर्च करके उसको लाना। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकचेन अ ट्रस्टलेस, ठीक है। अब ये वही डिस्कशन है कि जो मैंने आपके साथ की है, साथ में देख लेते हैं इसको भी। व्हेन वी से ब्लॉकचेन अ ट्रस्टलेस, what we mean is that there are mechanisms in place by which all parties in the system can reach a consensus on which the canonical canonical truth is, ठीक है। कि मतलब ट्रस्टलेस इज अ वे कि जिसमें आप कोई भी, अब मिसाल के तौर पे कोई भी जो ट्रुथ है जिसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ये बेसिकली वो ट्रांजैक्शन है कि जो अब आपने उसके अंदर लिखनी है लेजर के अंदर। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जिसमें 100 ऑफ नोड्स एक कंसेंसस के ऊपर आती हैं, और उसके बाद वो उस एंट्री को जो है आप सिस्टम में डालते हैं, ठीक है। पावर एंड ट्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। पावर और ट्रस्ट वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, शेयर्ड होता है। अगर 100 नोड्स हैं तो 100 नोड्स उस ब्लॉकचेन को ऑन कर रही हैं, ठीक है। वो उसकी कह लें कि अथॉरिटी है। मिसाल के तौर पर ब्लॉकचेन के अंदर
अगर कोई चेंज करना है, अभी पावर ट्रस्ट की एग्जांपल हम समझते हैं कि पावर ट्रस्ट से मुराद क्या है। आई थिंक अगर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कह लें, सेंट्रलाइज्ड क्लाउड कह लें, अब अगर AWS की बात करें या क्लाउड उसके गूगल क्लाउड की बात करें या एज्योर की बात करें, दे आर द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब उन्होंने मिसाल के तौर कोई एक एप्लीकेशन बनाई, एक नई सर्विस बनाई और उसको उन्हें लॉन्च किया, और सर्विस बनाई और उसको लॉन्च कर दिया और लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया। उन्होंने किसी से उनको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर सेंट्रलाइज्ड, दे हैव द अथॉरिटी ऑफ देयर कंप्लीट क्लाउड, राइट। इसी तरीके से जो बाइनेंस है वो आपकी एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब पिछले दिनों एक इवेंट हुआ जिसमें ब्लॉकचेन बाइनेंस के किसी एक वॉलेट से बहुत ज्यादा पैसे किसी दूसरे वॉलेट पर ट्रांसफर हो गए थे, तो उन्होंने वो ट्रांजैक्शन फौरी रिवर्स कर दी। क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और दे हैव द अथॉरिटी टू चेंज एनीथिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम इथेरियम की बात करें या हम यूनिस्वैप की बात करें, अब ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अब अगर कोई ऐसी चीज, अब रिसेंट एक हुआ कि इथेरियम जो है उसकी जो माइनिंग चलती थी वो एक खास मैकेनिज्म में चलती थी जिसको हम कहते थे प्रूफ ऑफ वर्क। और वो प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम ने कहा जी, लास्ट ईयर कहा कि हम इसको बदलेंगे और इसको हम लेके जाएंगे प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि एक नई मैकेनिज्म पे लेके जाएंगे, ठीक है। अभी हम प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक डिस्कशन में नहीं जाते, जस्ट टू से फॉर द डिस्कशन के दोनों एक जो आपका प्रोसेस है प्रूफ ऑफ वर्क, उससे प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के लिए इथेरियम ने प्रोसेस के अडॉप्ट किया, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इथेरियम को कई महीने लगे प्रूफ ऑफ वर्क से निकलकर प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने पे, क्योंकि बहुत सी नोड्स इन्वॉल्व हैं और सबका उसके ऊपर, उस चेंज के ऊपर सबका एक्नॉलेज करना और सब उसको कह लें कि उसको एक्सेप्ट करना सब जरूरी था। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन या डी ऐप होगी, तो उस पर अगर आप कोई भी चेंज, अगर आप चाहेंगे कि मैं अपनी एप्लीकेशन में कुछ चेंज करूं और आपने उसकी अथॉरिटी मुख्तलिफ सेवरल नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, सेवरल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, तो जब तक उनके 51% उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आप वो लेजर के अंदर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये चेंज है क्या बेसिकली, ये आपकी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना जो आपने ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किए हैं, या इन अदर वर्ड्स ये वो लेजर के अंदर एंट्री मौजूद है जो आप कह रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट है। मतलब बिटकॉइन के केस में मिसाल के तौर पर एक वॉलेट से बहुत बड़ी अमाउंट किसी और वॉलेट पे चली जाती है और वो ट्रांजैक्शन लिखी गई सब नोट्स पे लेजर पे, ठीक है। तो बाद में पता चलता है कि यार ये तो एक फ्रॉडुलेंट अमाउंट थी, या किसी वजह से ये ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए यार, इस ट्रांजैक्शन को ना हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, फॉर एनी रीजन, ठीक है। तो अब उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए आपके अगर 100 नोड्स हैं नेटवर्क के अंदर, तो 51 नोड्स को आपको उस बात पे मनाना पड़ेगा कि यार ये ट्रांजैक्शन माइनस करनी है हमने। जब तक 51 नोड्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो वो ट्रांजैक्शन उस लेजर से माइनस नहीं हो सकती या वो लेजर बदल नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अगर वो 51 नोट्स कहें कि नहीं 49 नोट्स मान ली कि हाँ जी इस ट्रांजैक्शन को मूव करते हैं, 51 नोट्स कह दिए कि यार ये ट्रांजैक्शन लेजर पे रहेगी, तो वो लेजर पे वो ट्रांजैक्शन रहेगी चाहे वो जितना मर्जी लॉस हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो पावर है और आपका जो ट्रस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग द नेटवर्क स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी है? अच्छा, इसी तरीके से accurate distribution is not as trusted but as built, इसीलिए हम इसको बेसिकली इसको ट्रस्ट लेस नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसको कहना चाहिए कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट, के मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट ऐसा है कि चलो यार एक बंदा धोखा देता है लेकिन 100 बंदे तो धोखा नहीं दे सकते ना, तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट। सो इसलिए हम इसको ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट कहते हैं, या एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें हमें किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की जरूरत नहीं रहती। अच्छा जी, ये सिंपल वेब 3 के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है। वेब 3 का स्टैक बताया गया है, उसके बेनिफिट्स हैं। What is Web3? Web3 is the third generation of the internet where the devices are connected in a decentralized network rather depending on server-based databases. The new internet is a user-centric, more secure, private and better connected.
जी, वेब थ्री इज बेसिकली, जैसा हमने देखा कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, इज कनेक्टेड विद डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, और इसमें आपको आपके अपने डिजिटल एसेट्स की ओनरशिप है। जब आपके पास ओनरशिप है तो ये सिक्योर भी है, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी जो डाटा या मतलब सिक्योरिटी का ये मसला है ना कि कोई चीज़ चेंज ना हो जाए, ठीक है, कोई वायरस ना आ जाए, कोई आपका जो सेट ऑफ डाटा है उसको कोई बदल ना दे, तो वो सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। अच्छा, उसके अलावा ये नीचे कुछ और बेनिफिट्स हैं। सिक्योर नेटवर्क और स्टैक इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क से नीचे आप देख लेंगे हार्डवेयर क्लाइंट्स आ गए, उसके ऊपर स्टोरेजेस आ गई, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आ गई, डीए ब्राउजर्स आ गए, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरफ जो है उसको बताया गया कि वेब थ्री है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या है, स्टैक कौन सा, उस किस तरीके से स्टैक उस पर काम कर रहा है, और ये हिस्ट्री वेब की बताई गई है। ये वेब थ्री के डिफरेंट कैरियर्स हैं या डिफरेंट रोल्स हैं। अगर आप वेब थ्री में अपना कैरियर बनाते हैं तो ये मुख्तलिफ रोल्स हैं जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर है कि जो ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखता है। फुल स्टैक डेवलपर डेफिनेटली बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपर भी, जारी बात है, कोई भी डी ऐप होगी तो उसका फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ब्लॉकचेन का एक नेटिव फीचर है कि ये एक डिजिटल करेंसी, तो इसलिए सिर्फ टोकन्स क्रिएट होते हैं जिसमें ERC20 और एक NFT का टोकन भी होता है, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा। तो ये मुख्तलिफ टोकन्स जो है ये क्रिएट होते हैं। तो वो टोकन्स जब क्रिएट होते हैं, लोग उन टोकन्स को परचेज भी करते हैं, बाय भी करते हैं, तो एक इकोनॉमी क्रिएट होती है। तो टोकन इकोनॉमिस्ट उससे रेलेवेंट है। फिर डीफाई एनालिस्ट आगे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एनालिस्ट जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। कम्युनिटी मैनेजर्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, और ये आप देखें क्रिप्टो क्राइम इन्वेस्टिगेट यानी कि सिक्योरिटी का भी इसमें पार्ट है। ब्लॉकचेन लॉयर्स भी हैं, फिर UI UX के डिज़ाइन हैं, प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वेब थ्री के अंदर मुख्तलिफ कैरियर्स को अडॉप्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसमें ये चीज़ बताई गई है। इसी तरीके से आगे अब वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर डिस्कशन है। सेंट्रलाइज जैसे कि अभी हमने इसको भी मेरे ख्याल डिटेल में डिस्कस किया कि सेंट्रलाइज किस तरीके से उसमें अथॉरिटी एक सी होती है, और सब अथॉरिटी एक ही आपका सेंट्रलाइज कह लें मशीन रूम वगैरह, जैसे कि AWS है तो उसके डाटा सेंटर्स हैं और वो सेंट्रलाइज होते हैं। और डिसेंट्रलाइज ये होता है कि मुख्तलिफ सर्वर्स मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर रहते हुए भी आपस में कनेक्ट होते हैं, जिस तरह की ब्लॉकचेन की जो नोड्स हैं वो तमाम नोड्स मुख्तलिफ जो है वो प्लेसेस के ऊपर होती है और वो आपस में कनेक्ट होती है। तो डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले। अच्छा, व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स, ये थी। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि इसमें अभी हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना नहीं है। आगे चलकर हम इसको इंशाल्लाह सॉलिडिटी के ऊपर लिखेंगे भी और डिप्लॉय भी करेंगे टेस्ट नेट पर उसको, फिर उसको उससे कनेक्ट करके तो उससे इंटरेक्शन भी करेंगे और उसमें हार्ड नेट वगैरह यूज़ करेंगे हम। तो इसको अगर देखें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये बेसिकली डिजिटल कोड है कि जो हम मुख्तलिफ एक्सचेंज या मुख्तलिफ कह लें कि इसके ऊपर ना मुख्तलिफ कोई लॉजिक लिखकर और उसको फिर हम इथेरियम के ऊपर या ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करते हैं। और बेसिकली आप कोई भी जब लॉजिक लिखेंगे तो ब्लॉकचेन की सेंस में वो उस ब्लॉकचेन के जो लेजर है उसके अंदर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। अब जो चीज़ लेजर के अंदर एक दफ़ा चली गई तो वो बदलती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा उसमें यूनिकनेस है। फिर आपका ब्लॉकचेन के ऊपर विजिबिलिटी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ईथर स्कैन के ऊपर जाकर देख सकते हैं, उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं कि वो क्या लिखा है, उसमें कौन सा फंक्शन किस तर्ज पे यूज हो रहा है। अगर यूनिस्वाप का अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं वो आप जाके देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी सारी लॉजिक बिल्ड की है, सब कुछ ओपन है, ठीक। तो इट्स सिक्योर, ऑटोनमस, इंटरप्शन फ्री,
ट्रस्टलेस, इंटरप्शन इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए कभी कभी आपका फेसबुक भी डाउन होता है, व्हाट्सएप भी डाउन होता है, हमने बिल्कुल पाकिस्तान में फेस किया ये। और कभी कभी कभार AWS सर्विसेज भी आपने खुद देखा कि आप अपने क्लाइंट्स जब आप अपना एप्लीकेशन बाज़ का डिप्लॉय करते हैं तो सर्वर और क्लाइंट की कम्युनिकेशन में बाज़ का डिस्कनेक्शन आता है। लेकिन ये जो है इंटरप्शन फ्री है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स हैं। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है मुख्तलिफ बल्कि तमाम नोड्स पे डिप्लॉयड है। तो अगर एक नोड आपको रिस्पॉन्स नहीं करी तो कोई दूसरी रिस्पॉन्स कर सकती है। इसमें बात कर चुके हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, इस पे डिस्कशन बाकी है, ये हम देखेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव अभी तो थोड़ा सा महंगा है लेकिन स्टिल इट इज कॉस्ट इफेक्टिव और फास्ट इन परफॉर्मेंस। यूज केसेस के आप हमने देखा कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड इसकी अथॉरिटी, आप पावर डिस्प्यूट करते हैं तो आप इसमें गवर्नमेंट वोटिंग करा सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आप ब्लॉकचेन के ऊपर वोटिंग करा सकते हैं, एप्लीकेशन के चेंज के ऊपर वोटिंग करा सकते हैं। उसके अलावा इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, क्योंकि जैसे आप कोई ब्लॉकचेन डिप्लॉय करते हैं या उसके ऊपर डी ऐप कोई डिप्लॉय करते हैं तो वो एक कोई ना कोई कॉइन जनरेट करता है। तो वो कॉइन जो है वो सप्लाई और चेन की बेसिस के ऊपर उस कॉइन की वैल्यू जो है वो डिफरेंशिएट हो रही होती है और डिविएट हो रही होती है। इस तरीके से मॉर्टगेज सिस्टम है, मतलब लेंडिंग बोरो का भी सिस्टम, यूनिस्वैप के ऊपर लेंडिंग और बोरोइंग होती है। रिकॉर्ड स्टोरिंग वो हमने देख लिया कि ऑलरेडी इसके ऊपर लेजर जो है वो रिकॉर्ड होता है। रियल एस्टेट मार्केट, ये भी एक यूज केस है कि बहुत से लोग जो हैं वो, जैसे कि हमारी क्लास में भी एक आया था कि वो रियल एस्टेट को NFTs उनके साथ लोकेट करके तो वो NFTs सेल कर रहे हैं। और इस तरीके से इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह, ये इसके यूज केसेस हैं ब्लॉकचेन के। जी राशिद भाई, कितना टाइम रह गया इसके सेशन में, एक्सपायर तो नहीं हो रहा? है नहीं, इसके टाइम 30 आवर्स है। अच्छा, सही। अच्छा, इथेरियम वाज लॉन्च्ड बैक इन 2015 एंड इज फेमस बीइंग जस्ट लाइक ओपन सोर्स। अच्छा, देखिए सबसे पहले आया था ब्लॉकचेन, ठीक है, उसने ब्लॉकचेन सॉरी, सबसे पहले आया था बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन ने बेसिकली ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है मतलब उसको इवॉल्व किया, उसको वजूद बख्शा, ठीक है। बिटकॉइन की वजह से ब्लॉकचेन क्रिएट हो गई या ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी सामने आई। जो इथेरियम है वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन से, ठीक है। अब बिटकॉइन पे सिर्फ पैसों का लेन देन हो रहा है और वो उसमें एक कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम कह लें आप, डिसेंट्रलाइज। लेकिन इथेरियम इस कॉन्सेप्ट के साथ आया कि हम क्यों ना ऐसा लेजर प्रोवाइड करें कि जिसके ऊपर एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ट्यूरिंग कंप्लीट लैंग्वेज है, यानी कि जिसके अंदर आप मुख्तलिफ लॉजिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बिटकॉइन के ऊपर जो लैंग्वेज है मेरे ख्याल से वो स्क्रिप्ट है गालबन, मुझे देखना पड़ेगा, पर आप लोग भी सर्च करके आइएगा। तो जो बिटकॉइन के ऊपर जो लैंग्वेज है वो के अंदर कोई इफ एल्स कोई लॉजिक कोई कंडीशन नहीं लग सकती। लेकिन इथेरियम जो बिल्ड हुआ और वो सॉलिडिटी की फंक्शनैलिटी आपको देता है कि आप सॉलिडिटी के ऊपर स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट लिख के डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो सॉलिडिटी है वो ट्यूरिंग कंप्लीट लैंग्वेज है जिसमें आप इफ एल्स और मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक्स लिखकर आप अपना पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इथेरियम का एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि इथेरियम ये कह रही थी कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया और साथ एक लैंग्वेज दे दी सॉलिडिटी की कि लोग इसके ऊपर अपनी डिफरेंट लॉजिक बनाकर डिप्लॉय करें और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप करें, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको दूसरे फार्म में कहूँ तो ये डेवलपर्स के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जिसमें डेवलपर्स जो है अपना कोड अपनी एप्लीकेशन इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्टेंट लिखते हुए डी एप्स बनाए और वो डी ऐप जो किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी उसको ऑन न करे बल्कि वो खुद उस हर एसेट को ऑन करें और एक ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट के अंदर एप्लीकेशन जो है वो चले। और साथ ही फिर क्योंकि ये सिर्फ सी एनवायरनमेंट नहीं देता बल्कि इसकी अपनी करेंसी भी है, ईथर है। तो ईथर में आप एक दूसरे को पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं।
2015 में लॉन्च हुई, फेमस बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स था, प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी। ये प्रूफ ऑफ स्टेक तो अभी आई है। अच्छा, प्रूफ ऑफ, हाँ ठीक है। इथेरियम बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज द वैरायटी ऑफ यूज केसेस जस्ट कीपिंग, ठीक है। वो यूज केसेस हमने देख लिए, क्योंकि ये आपको एक ऐसा मतलब डेवलपर्स के लिए इन्होंने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दे दिया और इसके ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशन बने जा रही है यूनिस्वैप उसके बहुत बड़ी एग्जांपल है, और सुशी स्वैप, बहुत सी और भी हैं जो उसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी हुई हैं। अब पॉलीगॉन इटसेल्फ एक लेयर 2 है, तो डी ऐप ही डिसेंट्रलाइज ही है, तो लेयर 2 वो उसके ऊपर डेवलप हुआ। तो बहुत सी जो है यूज केसेस हमारे सामने आए हैं बिकॉज ऑफ दिस के इथेरियम आपको एक ट्यूरिंग कंप्लीट लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी देता है। अदरवाइज अगर ये उसके अंदर ये लॉजिक बेस्ड फंक्शनैलिटी सॉलिडिटी के अंदर ना होती तो इसमें से कुछ भी ना बनता। तो देखें ना बिटकॉइन के ऊपर क्या है, बिटकॉइन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई ऐसा इतनी बड़ी एप्लीकेशंस नहीं है। अब देखें डेटाबेस, इसमें बताया गया कि इसका जो डेटाबेस है, जैसे हमने देख लिया है, इन द फॉर्म ऑफ लेजर होता है, जो कि मुख्तलिफ चंक्स जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं, और वो एक दूसरे के साथ स्ट्रंग टुगेदर, यानी कि एक चेन की तरह होता है, ठीक है। ब्लॉक्स जो हैं, ब्लॉक की फॉर्म में इसके अंदर डाटा सेव होता है, और वो सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो इन सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल जो है हम फिर जब ब्लॉकचेन की बुक फॉलो करेंगे तो उस वक्त देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर प्लीज बताइएगा। राशिद भाई जरा फॉलो कीजिएगा चैट को। जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई नहीं है chat। अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। अब अब देखें, इसी तरह हम ईथर की बात आ गई। देखें अब बेसिकली जो वो नोड्स हैं कि जो 100, 200, 1000 नोड्स आपस में कनेक्ट होकर एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क आपको दे रही है, तो वो नोड्स डेफिनेटली उनको भी तो कुछ इंसेंटिव चाहिए। तो अब वो जो इंसेंटिव चार्ज करते हैं वो बेसिकली ईथर होता है। अब होता क्या है, ये होता इस तरह से है कि क्योंकि जैसे हमने बात की कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक एक लेजर मेंटेन होता है, बिटकॉइन के केस में हमने देखा, ईथर में भी देखा। बिटकॉइन के केस में उस लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन सिर्फ लिखी जाती है, ईथर में उस लेजर के अंदर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्म में पूरी पूरी लॉजिक्स लिखी जा रही है, पूरा पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट उसके ऊपर भी मनी ट्रांजैक्शंस भी लिखी जाती है, ठीक है। अब होता ये है कि क्योंकि आपका ये सारे के सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से चेन में कनेक्टेड है, और पूरा का पूरा लेजर जो है वो जब एक दफा लिखा गया तो लिखा गया, वो नहीं बदल सकता। और अगर उसमें ये लिख दिया गया कि अकाउंट ए के पास इतना ईथर है, तो वो उसके पास वो उस ईथर को ऑन करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बैंकिंग के साथ मैच करें कि देखें, आपने 200 रुपया दिया बैंक को या कुछ भी दिया बैंक को, ठीक है। तो बैंक ने उसके अगेंस्ट आपके अकाउंट में अमाउंट लिख दी, एक ट्रांजैक्शन लिख दी कि ये इतने पैसे आपके हैं। अब अगर बैंक उस ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए जमा कराया, बैंक ने लिख दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब अगर बैंक लिख दे उसकी जगह पे 50,000 रुपया, चले इसको ऐसे करते हैं, प्रैक्टिकल बना देते हैं। आपने ट्रांजेक्शन की, ठीक है, 50,000 की, और वो किसी वजह से किसी दूसरे का पे नहीं पहुंची, लेकिन बैंक ने लिख दिया कि अब 50,000 आपके अकाउंट से निकल गया, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो तो तब आपके अकाउंट में ऐड होगी। अगर वो रिवर्ट नहीं होती तो आपके अकाउंट से 50,000 गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ लेजर में लिखा है वही असल है, वो ही बता रहा है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, बेशक आप जितना मर्जी शोर मचाए ना, देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ फॉर दैट। सही है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे तो आपने पैसा कमा, आपने पास पैसे थे और आपने बैंक में जमा करा दी, ठीक है। अब सवाल है कि आपके पास तो पैसे आए कहाँ से? अब आपने कहीं ना कहीं कहीं जान मारी है, कोई कोई काम किया है, कोई सर्विसेज दी है, तो तब आप पैसे कमा के लाए, ठीक है, और तब आपने लेजर में लिखा। तो ब्लॉकचेन के अंदर ये हो रहा है कि वो जो नोड्स हैं वो ये कहती हैं, वो क्लेम करती है कि हम लोग अपनी प्रोसेसिंग लगा रहे हैं, कंप्यूटिंग पावर लगा रहे हैं, और आप लोगों को ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी आप हमें फीस पे करेंगे। और वो फीस हम कैसे लिखेंगे?
अपने इस लेजर पे लिखेंगे कि ये इतने ईथर इस अकाउंट के अगेंस्ट लिख दिए गए, इस नोड के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इस नोड ने आपका ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसको सॉल्व किया और इसको लेजर का हिस्सा बनाया। ठीक है, अब जब ब्लॉक को लेजर का हिस्सा बनाते हैं उसमें अच्छी खासी कंप्यूटिंग पावर लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, और उस रिसोर्सेज का वो नोड चार्ज करती है, और उस ब्लॉक को जब वो रिजॉल्व कर रही होती है तो रिजॉल्व से पहले उसके अंदर अपनी ट्रांजेक्शन अपनी दिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही।